हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करें तो भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझा के बताता हूँ, तो जिससे आप लोगों को पाठ्य योजना बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप लोगों को इसी प्रकार से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सभी विषयों की सभी क्लासेस की, और अगर आप लोगों को बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, बीटीसी की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम के 6 बजे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसको जाके आप लोग देख के लाभ उठा सकते हैं। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सीटेट की भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ लाइव, तो उसके लिए भी आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें, सारी कंटेंट आप लोगों को, सारी वीडियोस फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, वो भी फ्री है। आपको नीचे चैनल का सब्सक्राइब बटन होगा, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के नीचे, यही वीडियो के नीचे देखेंगे सब्सक्राइब लिखा होगा, बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी फ्री वीडियोज़ जितनी भी आती हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल पहले, सबसे पहले पता चलता रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दैनिक पाठ्य योजना देखिए लिखा गया है सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना संख्या। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से लिखना होता है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा की बात की जाए तो हमारी जो आज का हमारा प्रकरण है तरंग गति के प्रकार, ये आप क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर भी पढ़ा सकते हैं, 11th में भी पढ़ा सकते हैं, 12th में भी पढ़ा सकते हैं। तो इतनी क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। 8th में थोड़ा सा लो लेवल का पढ़ाएंगे, 9th 10th में थोड़ा सा मीडियम का, और 11th 12th में एकदम हाई लेवल का जो कंटेंट है वो प्रस्तुतिकरण में आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे आप दिनांक लिखना है, यानी डेट लिखनी होती है, कालांश लिखना है, समयावधि है 30 मिनट का, विषय भौतिक विज्ञान का है, प्रकरण है तरंग गति के प्रकार। इसके बाद आपका पहला हेडिंग आता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य एक तरफ लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य में लिखिए, यहाँ पे देखिए जो आपका प्रकरण होता है, जैसे हमारा आज का प्रकरण क्या है, तरंग गति के प्रकार। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या समझाना है आप लोगों को, आपको उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज का विकास करना है, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। छात्र तरंग गति के प्रकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र तरंग गति के प्रकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। छात्र तरंग गति के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र तरंग गति के प्रकार का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञान उपयोग। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट छात्र तरंग गति के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र तरंग गति के प्रकार का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अब आता है आपका अगला इसमें पॉइंट कौशल। छात्र तरंग गति के प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की कुशलता ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र तरंग गति के प्रकार का चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि अगला हेडिंग, छात्र तरंग गति के प्रकार के विषयों पर का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र तरंग गति के प्रकार से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। और छठवां हेडिंग है इसका अवृत्त। छात्र तरंग गति के प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र तरंग गति के प्रकार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जांच कर सकेंगे। अब इसके बाद आपका हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के लिए करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए लिखा गया लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र तरंग गति के प्रकार के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उस आंसर से फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों में, और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, घरों में रोशनी है तो किसका प्रयोग करते हैं? बच्चे बोलेंगे लाइट का, ट्यूबलाइट का, बल्ब का। दूसरा प्रश्न है बल्ब किसकी सहायता से जलता है? बच्चे बोलेंगे विद्युत से, बिजली से, ऐसे कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है विद्युत द्वारा कौन से उपकरण चलाए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे पंखा, फ्रिज, कूलर, कई चीज़ें यहाँ उपकरण आपको देखने को मिलेंगे। उसका चौथा प्रश्न है पंखा फ्रिज में धारा किस रूप में संचरित होती है? बच्चे बोलेंगे तरंग के रूप में। फिर 5वां प्रश्न आ जाएगा तरंग गति के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे संभावित उत्तर है, हो सकता है कोई बच्चे को पता हो तो वो बता ले, ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। तुरंत आपको उसके बाद उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन मतलब अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बच्चों आज हम तरंग गति के प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया गया है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि और श्यामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु है तरंगों का वर्गीकरण। विकासात्मक प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है कहलाती है? बच्चे बोलेंगे भौतिक विज्ञान। दूसरा प्रश्न, भौतिक जगत में कई जगह हमें ऊर्जा को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे तरंग गति की। तीसरा प्रश्न है तरंगों का वर्गीकरण कीजिए। बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर देखिए, संभावित लिखा गया है। इसका ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। इसका अब व्याख्या करेंगे छात्राध्यापक कथन में। तरंगों को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। वे तरंगे जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। छात्रों वाले कॉलम में लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद है देखेंगे अगला, विकिरण। प्रकाश एक्स, जैसे एग्जाम्पल है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विकिरण, प्रकाश किरण, एक्सरे किरणें, रेडियो तरंगे, गामा विकिरण आदि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अब देखेंगे कि इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है द्रव्य तरंगे। जब किसी द्रव के कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि गति करते हैं तो गतिमान कण से संबंध तरंगों को द्रव्य तरंगे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के में इलेक्ट्रॉन से संबंध द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तीसरा है यांत्रिक तरंगे। वे तरंगे जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण हेतु यहाँ पे पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी किसी पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इन्हें प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, वही है, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे उसको। और मेन पॉइंट है यहाँ पे सैमपट पे जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है तरंगों के प्रकार, वो लिख दीजिए। तरंगों का वर्गीकरण, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, द्रव्य तरंगे और तीसरा यांत्रिक तरंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है तरंगों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? बच्चे बोलेंगे 3 भागों में। दूसरा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का कोई एक उदाहरण दीजिए। बच्चे बोलेंगे रेडियो तरंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब आपका आता है दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगे। विकासात्मक प्रश्न है यांत्रिक तरंगों का एक उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे ध्वनि तरंगे। दूसरा प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंगे किस तरह तरंग का उदाहरण है? बच्चे बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। तीसरा प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, यहाँ संभावित उत्तर है। प्रश्नोत्तर प्रविधि करिए। छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। यदि तरंग गति में माध्यम के कण तरंग विचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जैसे वायु में ध्वनि की तरंगे, ठोस में अनुदैर्ध्य कंपनों में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग का संकुचन एवं यहाँ पे विरलन जो स्प्रिंग को फैलाते हैं और चिपकाते हैं आदि। अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की संपीड़ित होना आवश्यक है, क्योंकि तरंगों का संचरण संपीड़न एवं विरलन के रूप में होता है। माध्यम में संपीड़न के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब अधिक कणों के पास आने के कारण तथा विरलन का पर माध्यम का घनत्व कम यानी कि कणों को दूर जाने के कारण होता है। 2 क्रमागत विरलनों तथा संपीड़नों के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। उपरोक्त तरंगों के माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर तरंग की चाल बढ़ जाती है व जड़त्व अधिक होने पर तरंग की चाल कम हो जाती है। ये देखिए स्प्रिंग का दिखाया गया, ये विरलन है, फैला हुआ है, ये देख रहे हैं, संपीड़न यहाँ चिपका हुआ है। ठीक, सैमपट पे भी जो आपने पढ़ाया 2 क्रमागत तरंगों विरलनों यहाँ पे अथवा संपीड़नों के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। इतना हो गया। अब आगे बहुत प्रश्न फिर से आता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखने में आपको आसानी होगी। तरंगों के माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर क्या बढ़ जाता है? बच्चे बोलेंगे तरंग की चाल। दूसरा प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए किसका होना आवश्यक है? बच्चे बोलेंगे माध्यम का संपीड़न होना। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है अनुप्रस्थ तरंगे। विकासात्मक प्रश्न है सभी तरंगों के में किसका संचरण होता है? बच्चे बोलेंगे ऊर्जा का। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा का संचरण होना कौन सी तरंगे कहलाती है? बच्चे बोलेंगे प्रगामी तरंगे। तीसरा प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए, इसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। छात्राध्यापक कथन में यदि माध्यम के कणों की गति की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। उदाहरणार्थ तनी हुई डोरी को कंपन कराने पर विक्षोभ यानी कि तरंग डोरी की लंबाई के अनुदिश गतिशील होता है, लेकिन डोरी के कण विक्षोभ संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का दृढ़ अथवा असंपीड़न होना आवश्यक होता है। अनुप्रस्थ तरंग के में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति में को श्रृंग व नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहा जाता है तथा तरंग श्रृंग एवं गर्त के बीच के रूप में आगे बढ़ता रहता है। इसमें भी 2 क्रमागत श्रृंगों तथा गर्तों की दूरी को अनुप्रस्थ तरंगों की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगों का विभाजन एक विमी, द्विविमी एवं त्रिविमी एक आधार पर भी किया जाता है कि वे ऊर्जा का संचरण कितनी दिशाओं में करती हैं। तनी हुई डोरी में संचरण एक दिशा में होता है, अतः इन तरंगों को एक विमी तरंगे कहते हैं।
पानी के पृष्ठ पर पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगों की द्विविमीय तरंगे कहा जाता है। ध्वनि तथा प्रकाश की तरंगे आकाश में सभी दिशाओं में संचरण करते हैं, अतः ये त्रिविमीय तरंगे कहलाती हैं। देख लीजिए, ये तरंग अनुप्रस्थ तरंगों का दिखाया गया है। ये सिंह है ऊपर का, ये गर्त है। श्यामपट्ट पे लिखा गया यही चीज़। यदि माध्यम के कणों की गति की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। बोध प्रश्न है फिर, देखिए बोध प्रश्न। तनी हुई डोरी में संचरण की दिशा में होता है, अतः इस तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे एक विमीय तरंगे। दूसरा प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे श्रिंग कहते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वीडियो के ही। मूल्यांकन प्रश्न है, पानी के पृष्ठ पर पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगों को कौन सी तरंग कहते हैं? बच्चे बोलेंगे द्विविमीय। अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का डैश डैश होना आवश्यक, संपीड़न या फिर असंपीड़न। अभी आपको पढ़ा है लास्ट वाले में, तीसरे शिक्षण बिंदु में। जड़त्व अधिक होने पर तरंग की चाल कम हो जाती है, असत्य है या असत्य है। चौथा है, त्रिविमीय तरंगे किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? लास्ट हेडिंग है गृह कार्य। पहला प्रश्न है, गृह कार्य में तरंग के मुख्य 3 भागों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग व अनुप्रस्थ तरंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी, यहाँ पे पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी करेगा। आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य योजना में कोई कमी होगी वो लिखेगा, कोई सुझाव होगा वो लिखेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो और बीएड की क्लासेस लेनी है, बीटीसी की क्लासेस लेनी है, सीटेट की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो सारी क्लासेस यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।